कैमरा कौन
गुड यार वही चल रुक जा। गुड इवनिंग मेरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ लिख लिया। कल की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ना? ऐसा सोच के ही आगे चल रही हूँ कि कल की कोई डिफिकल्टी नहीं है। कल हमने किया था उससे आगे चलते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, दैट इज जीन रेगुलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, आपको बता दूं मैं पेज नंबर 107 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 107 से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं पहले आपको ये वाला डायग्राम समझा के दे रही हूं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। ठीक है, अब याद रखो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन्स है। जो पहला रीजन है वो है प्रमोटर रीजन। पहला रीजन है प्रमोटर रीजन। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन्स, जो प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में होता है। और तीसरा रीजन है टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके 3 रीजन्स है। ओके, एक एक करके देखते हैं हम कौन से हैं। अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने मिल रही है। ध्यान दीजिए, एक जो स्ट्रैंड है वो मैंने ग्रीन कलर से निकाला हुआ है। उसका पोलैरिटी देखिए कौन सा है। उसकी पोलैरिटी है 5-3। याद रखिए ये कोडिंग स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5-3 है। और ये वाला जो स्ट्रैंड है जो मैंने ब्लू कलर से निकाला है उसकी पोलैरिटी है 3-5। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है मैं फिर से आपके लिए निकाल रही हूं। ये स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3-5 और ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कौन सा है? तो हमने दोनों स्ट्रैंड के बारे में अभी पढ़ा। एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3-5 है और दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5-3 है। इसमें ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, राइट? अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको ध्यान से देखना है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको 3 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में आपको मिल रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या मिल रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स। ध्यान दीजिए,
तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने रेड कलर से निकाला है, ये है प्रमोटर रीजन। ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लू कलर, टर्मिनेटर रीजन। जीन्स बीच में है स्ट्रक्चरल जीन्स। और प्रमोटर रीजन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। कैसे शुरू होता है मैं समझाने जा रही हूं। क्या आप ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीनों पार्ट्स को समझ चुके हैं? एक है प्रमोटर रीजन, एक है टर्मिनेटर रीजन। दो स्ट्रैंड्स है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी, टेम्पलेट यानी साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो इस पे बनेगा, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, या इसका दूसरा नाम है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो हरे कलर से निकाला है ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इमेजिन करिए कि ये किसी भी स्ट्रैंड को बनाने में मदद नहीं करता, फिर भी इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी 5-3-, ये इसकी पोलैरिटी है, ठीक है। इट हैज पोलैरिटी 5-3-। इसको कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। हम एक बार इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक, तो क्या आप इतनी डायग्राम समझ गए हैं? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ू। तो ये है ना, समझा है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये तीन रीजन्स में पहले मैं एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर कर रही हूँ एंड फिर इसके डिटेल्स लेते हैं, राइट? तो आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा। तो प्रमोटर रीजन, आपके बुक में डायग्राम है, देखिए ये रेड वाला। ये प्रमोटर रीजन कौन से साइड में है चेक करिए। ये 3- साइड में है। ये कहां पे है? 3- साइड में, लोकेटेड टूवर्ड्स। बट देखिए है कौन से साइड में? 3- में। बट स्ट्रक्चरल जीन्स के कौन से साइड में प्रेजेंट है? ध्यान से आंसर करना, यहां पे एक नीट का क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये, एक मिनट, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 3- साइड में है। बट ये लोकेटेड टूवर्ड्स 5- ठीक है, लोकेटेड टूवर्ड्स 5- एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स के 5- एंड में ये प्रेजेंट है। आप समझ गए बेटा? तो ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। कहां पे है? अपस्ट्रीम में। और प्रमोटर रीजन का काम होता है कि ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को। आप सब जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर आरएनए बनाने में मदद करता है। क्या आप इतना समझ गए? बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स है, और ये साइड में टर्मिनेटर रीजन है। ध्यान से देखेंगे, टर्मिनेटर रीजन जो है ये कौन से साइड में लोकेटेड है? लोकेटेड टुवर्ड्स 3- एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड को। हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो है टुवर्ड्स 5- एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मैम साउंड अटक गया था। ठीक है, समझा है ना बेटा? एंड टर्मिनेटर लोकेटेड टुवर्ड्स 3- एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज डाउनस्ट्रीम। अब यहां पे आपके बुक में एक सेंटेंस दिया है, टर्मिनेटर रीजन डिफाइंस एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि प्रमोटर में ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है एंड टर्मिनेटर में जाके ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स की मदद से आरएनए का सिंथेसिस होता है एंड टर्मिनेटर में जाके ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है। क्या आप इतना समझ चुके हैं? बोलिए। यस मैम। आपको Yes, इसमें ma'am. डिफिकल्टी है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। Yes, ठीक है, ये हम एनसीईआरटी से ले रहे बेटा पूरा, फिर डिटेल में मैं शायद ये 3 बार पढ़ाऊंगी आपको। अगर आपको याद होगा ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा पढ़ चुके हैं,
ट्रांसक्रिप्शन। यस मैम। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो डीएनए के ऊपर डीएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट है। कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट है। तो ये क्या करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन। कौन से डायरेक्शन में? इट कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5'3' डायरेक्शन। कौन से स्ट्रैंड में, कौन से डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? इन 5'3' डायरेक्शन। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या मैं इसका एक और नाम दे देती हूं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। 3 नाम हो गए इसके। क्या क्या नाम दिया? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी होती है 3'5'। क्या समझ गए? आपका नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फिर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वापस जाते हैं। बताइए, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है? उसकी पोलैरिटी है 3'5'। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है? 5'3'। आप समझ गए? तो वही चीज मैंने आपको बताई कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है इन 5'3' डायरेक्शन। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है या एंटीसेंस स्ट्रैंड है, उसकी पोलैरिटी है 3'5'। और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5'3'। ठीक है। अब डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अगर डीएनए ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो विच कोड फॉर नॉन जेनेटिक आरएनए, हम एक बार पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए के लिए जो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग करता है इन 2 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसको हम जीन कहेंगे। कहेंगे ना? तो सिस्ट्रॉन किसको कहते हैं? सिस्ट्रॉन हम ऐसे डीएनए के सेगमेंट को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या आपको मैं एक बार बता चुकी हूं कि यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में मदद करते हैं, और एक बार सिस्टोन क्या होता है रिपीट कीजिए। क्या बोल रहे बेटा? सिस्टोन क्या होता है एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। डीएनए जो होता है ना, उसके अलग अलग सेगमेंट है। हम उसको ऐसा बोलते हैं, हमारा वर्क नहीं, एक साइंटिस्ट का वर्क है। वो कहते हैं कि डीएनए के जो सेगमेंट में म्यूटेशन होता है वो म्यूटॉन, जहां रिकॉम्बिनेशन होता है वो रिकॉन, एंड जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में जो सेगमेंट ऑफ डीएनए मदद करता है वो सिस्ट्रॉन। समझ गए? यस मैम। तो यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक है, वहां पे एक समय पे एक जो सिस्ट्रॉन है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स है यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, राइट? वो एक समय पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना सकते हैं, ठीक है ना? और वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंजाइम, मतलब मेनी एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी होता है, हम उसको लैक ऑपेरॉन में पढ़ेंगे। अब जो यूकैरियोट्स है ना, यहां पे 2 मिनट ध्यान दीजिए बेटा। मैसेंजर आरएनए जब पहली बार बनता है ना, तो वो काफी लॉन्ग मैसेंजर आरएनए बनता है। आप समझ गए? तो ये जो लॉन्ग मैसेंजर आरएनए है उसको कट किया जाता है,
उसको उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। आप समझ रहे हो ना बेटा? तो यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्प्लिट जीन्स। कहां पे यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं? अब ध्यान दीजिए, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक्सॉन भी है और उसमें क्या क्या है? तो स्प्लिट जीन्स में कोडिंग सीक्वेंस है या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है। ये कोडिंग सीक्वेंस को बोला जाता है एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। दीज सीक्वेंसेस, ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं स्प्लिट जीन्स में। दे आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। तो एक्सॉन के बीच बीच में इंट्रॉन्स होते हैं जिनको बोला जाता है इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। अब आपको याद ये रखना है कि ये जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है ये डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ये प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं होते हैं। समझ में आया? ये आप सिंपल वर्ड में बोलिए, ये किसी भी काम के नहीं है। तो इनको कट किया जाता है। मैंने आपको बताया था शायद, स्प्लिट जीन में इंट्रॉन एंड एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है या एक्सप्रेस सीक्वेंस है, जबकि इंट्रॉन जो है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो इसीलिए यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स को स्प्लाइसिंग से हटाया जाता है। आपको बताया था मैंने, स्प्लाइसिंग से हटाया जाता है, उसको कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्नर्प्स। विद द हेल्प ऑफ स्नर्प्स। ये फिर से बताने जा रही हूं, कोई डरो नहीं। स्नर्प का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स। मैं बताने जा रही हूं आगे। उसकी मदद से इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और बचे क्या रहते हैं? प्रोसेस्ड और मैच्योर आरएनए में होते हैं सिर्फ एंड सिर्फ एक्सॉन्स, जो कि कोडिंग सीक्वेंस है। क्या आप यहां तक समझ गए हो बेटा? बोलिए, क्या इतना पार्ट आप समझ गए? ये एनसीईआरटी से लिया मैंने, इसी को मैं डिटेल में लेने जा रही हूं आगे। बस आपको इतना बताना है कि क्या आप ये समझ गए? बोलिए कि इसमें कोई डिफिकल्टी है? क्या आप आरएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है ये समझ गए? एंटीसेंस स्ट्रैंड की मैम स्मग एक बार, स्प्लिट जीन्स बताना है। स्मग स्मग अब ध्यान दो कि जो यूकैरियोट्स है मोनोसिस्ट्रॉनिक है, एक समय पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, एक समय पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है? यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। स्प्लिट जीन्स का मतलब होता है कि यूकैरियोट्स में जो क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए क्या अभी? ठीक है? जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, आप जानते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन से आपको नॉन जेनेटिक आरएनए मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सारे आपको ट्रांसक्रिप्शन से मिलते हैं। वो न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन, वहां से न्यूक्लियर पोर से ये साइटोप्लाज्म में आते हैं, तीनों नॉन जेनेटिक आरएनए, और उसका फाइनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बनाया जाता है दोबारा। ठीक है? उसमें कुछ ऐड किया जाता है, कुछ हटाया जाता है, स्पेशली एमआरएनए में। ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट यूकैरियोट्स में जो अनप्रोसेस्ड आरएनए है या इमैच्योर आरएनए है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इमीडिएटली फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, उसमें स्प्लिट जीन्स होते हैं। क्या इतना समझ गए? बोलिए। मैम हाँ, मैम स्प्लिट जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं क्या?
आपको मैंने अगर एक बार मैं आप शायद मतलब इसके पहले वाली क्लास शायद आपने नहीं की होगी, है ना? ऐसे मुझे लग रहा है, या करी भी होगी, ध्यान दो। हमने ऐसे पढ़ा था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये डीएनए स्ट्रैंड का अनवाइंडिंग हो गया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। हमने पढ़ा था कि यहां पे एक स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए बन गया है। कौन सा आरएनए? एग्जांपल ले रही हूं, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कोई भी आरएनए अगर डीएनए के ऊपर बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसे होते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेसेस है वो किसके जैसे होते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है, तो ये काफी लॉन्ग मैसेंजर आरएनए होता है। आपने पढ़ चुके हैं मैसेंजर आरएनए। तो बिफोर क्लीवेज एंड एडिशन ऑफ, इसमें स्प्लाइसिंग होने से पहले इमीडिएटली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो बनता है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ये कैसा आरएनए है? ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये मैच्योर नहीं है, ये नॉन प्रोसेस्ड आरएनए है। क्या आप इतना समझ गए? बोलिए, क्या आप इतना समझ गए? यस मैम। ओके, तो यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, तीनों टाइप के आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से यहां बनते जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन करता है इन 5'3' डायरेक्शन। ठीक है, एंड उसकी पोलैरिटी होती है नॉन कोडिंग की 3'5', कोडिंग की होती है 5'3'। जो आरएनए बनेगा उसका पोलैरिटी किसके जैसी होगी ये तो आप देख के बता दीजिए, बट उसके जो नाइट्रोजन बेसेस है वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे होते हैं। क्या आप इतना समझ गए? ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो मैं आगे चलती हूं। ठीक है, अगर ये स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा तो मैं आगे चल रही। ठीक, डन मैम। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं। स्प्लिट जीन्स का मतलब होता है, आगे जाके और समझेगा बेटा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूं, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको स्प्लिट जीन्स एक डायग्राम में यूकैरियोट्स के मैं बता दूंगी। क्या आप समझ गए? ठीक है, तो यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं इन अनप्रोसेस्ड आरएनए और इमैच्योर आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में। स्प्लिट जीन्स का मतलब होता है वहां पे, अब इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस, जिसको कि एक्सॉन कहते हैं, उसके अलावा ये कोडिंग सीक्वेंस इज इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। बीच बीच में इंट्रॉन होते हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाएंगे हम, उस मेथड को स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या आप समझ गए? क्या समझ गए? स्प्लिट जीन ऐसे जीन्स जिसमें इंट्रॉन भी है और एक्सॉन भी है। इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जिसकी की जरूरत नहीं होती है। तो प्रोसेस्ड आरएनए में या मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन को काटा जाता है, हटाया जाता है, एंड सिर्फ एक्सॉन्स को रखा जाता है। क्या समझ गए? यस मैम। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर डीएनए का ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बेटा, ये हम डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, याद रखो डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। अगर आप क्रोमोसोम को पढ़ते हो तो आपको पता है क्रोमोसोम में डीएनए है, लिपिड है, आरएनए है, प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। हम जीन्स की बात कर रहे हैं।
यूकैरियोट्स के। सिस्ट्रॉन में जो जीन्स है उनकी बात कर रहे। सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीमरेज। में आपको एक्सॉन भी मिलेंगे और इंट्रॉन भी मिलेंगे जब वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे, तब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन उसमें से स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं करना पड़ता है, यूकैरियोट्स में करना पड़ता है। क्या आप समझ गए? यस मैम। और डायग्राम के साथ आगे और समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं जब बोलूंगी तो आप प्लीज उसको लिख लेना, याद रखना। ठीक है, ये हो गया स्क्रीनशॉट। डन मैम। लास्ट पैराग्राफ 108। हाँ, उसमें आपको बहुत क्वेश्चंस है। मैं पहले तो आप ही को पूछूंगी कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आपको कल होमवर्क क्या है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा पढ़ के आना है, अप टू 6.5.2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। उसके आगे वाला मैं पढ़ा रही हूं आपको, बट आप वो भी पढ़ के आए तो भी चलेगा, यानी आप ट्रांसक्रिप्शन पूरा ही पढ़ के आ जाओ। ठीक है, शायद आज सिर्फ यूकैरियोट्स का ही होगा, प्रोकैरियोट्स का नहीं होगा। अब देखिए 109 का लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट या इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर is also affected by promoter and regulatory sequences of structural gene। क्या ये समझ गए आप? क्या आप इसका मीनिंग समझ गए क्या कि नहीं समझे? नहीं समझे तो वैसा बोलो। समझ गया मैम। मैं अभी आपको समझा रही हूं इसका मीनिंग। ठीक है, आप चाहे तो बुक में लिख लो। ओके, अभी आ रही है इनहेरिटेंस, अभी आ रही है बेटा? Yes, ma'am. हाँ यस मैम। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट या इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, ये कह रहे हैं कि जो ट्रेट का इनहेरिटेंस होता है, इट इज अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या आप इसका मीनिंग समझने चाहते हो तो लिखिए, आपके पास स्लो बोल रही हूं, समझा रही हूं। हाँ, इसका मतलब ये आएगा, आपको कितना समझ में आता नहीं पता मुझे, मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश करती हूं। तो जो प्रमोटर सीक्वेंस है एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस है, किसके? डीएनए सेगमेंट के, वो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। समझ गए क्या बेटा? बोलिए, फिर से बताऊं? यस मैम। Yes, ma'am. प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस, द प्रमोटर सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस इन अ डीएनए सेगमेंट कंट्रोल द एक्टिविटी and functionality of enzyme RNA polymerase। समझ गए? तो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन एंड उसकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करते हैं? प्रमोटर सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। इसीलिए इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज आल्सो अफेक्टेड बाय promoter and regulatory sequences of structural genes। समझ गए? बोलिए कि फिर से बताऊं? फिर से बता रही हूं। प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं इन अ डीएनए सेगमेंट कंट्रोल द एक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एक्टिविटी, एक मिनट, एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज।
इसीलिए वो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट जो अफेक्ट होता है ये दो सीक्वेंस की वजह से होता है। क्या अभी समझ गए? बोलिए। ओके, अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होता है मुझे बता सकते हैं? जब ट्रांसक्रिप्शन, इसका मीनिंग समझा रही हूं। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस है ये प्रमोटर रीजन से अफेक्ट, ट्रेट जो है प्रमोटर रीजन, क्योंकि जो प्रमोटर रीजन है यहां पे क्या बाइंड होता है? यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, बराबर है क्या? यहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। क्या आप समझ गए? आगे चले हम लोग, ठीक है? Yes, ma'am. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेगुलेटरी जीन है उसके बाद वाला सेंटेंस होगा, ठीक है? तो रेगुलेटरी जीन ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं। द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स, क्योंकि वो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो? लिखना है उसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग भी लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ये वाला, ध्यान दो। ये सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन्स बोला जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। Regulatory sequences are defined as regulatory genes because it is involved in controlling expression of one or more genes. Because it is involved in controlling expression of one or more gene. आप समझ गए? या सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं because regulatory sequence encode regulatory gene, because regulatory sequence encode regulatory gene. क्या आप ये एक्सप्लेनेशन समझ गए? क्या Yes, ma'am. आपने लिख लिया? ठीक है, Yes, ma'am. हाँ मैम। एकदम क्लियर है ना बेटा? चाहे कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेंगे तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। लास्ट सेंटेंस देखिए कौन सा है। Even though these sequences, promoter and regulatory sequences, do not code for any RNA or protein. याद रखिए, ये sequences किसी भी RNA को और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। They do not code for any RNA or प्रोटीन। तो कोई भी प्रोडक्ट को, या आप उसमें लिखोगे ना तो आप लिख सकते हो दे डू नॉट एनकोड अ प्रोडक्ट, यानी आरएनए या प्रोटीन को नहीं बनाते, दे डू नॉट एनकोड अ प्रोडक्ट। बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट क्यों है? लिख लीजिए। बिकॉज विदाउट देम सेल कुड नॉट कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। बिकॉज विदाउट देम cell could not coordinate the expression of genes in its nucleus. समझ गए? क्योंकि उनके बिना सेल एक्सप्रेशन ऑफ जीन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। विदाउट देम सेल कुड नॉट कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन इट्स न्यूक्लियस। क्या ये समझ गए? बोलिए। Yes. ओके, तो रेगुलेटरी जीन को क्या बोलेंगे हम? रेगुलेटरी जीन्स वो जीन्स होते हैं जिनसे आप ये बोलिए प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है? प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन डीएनए थ्रू आरएनए पॉलीमरेज। आप समझ गए ना बेटा? तो स्ट्रक्चरल जीन्स से क्या बनता है? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन बनता है। चलो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज रेगुलेटरी सीक्वेंस? बोलिए, आपके दिमाग में क्या है? रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या है?
जो प्रोटीन फॉर्म करते ओके, लिख लोगे बेटा कहीं पे? रेगुलेटरी सीक्वेंस is a segment of nucleic acid molecule. Regulatory sequence is a segment of nucleic acid molecule which is capable of increasing or decreasing the expression of specific genes within an organism, which is capable of increasing or decreasing the expression of specific genes within an organism. मेरे ख्याल से अब इसमें कितने भी घुमा फिरा के लास्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन आएंगे, आप इसके साथ डील कर सकोगे, ठीक है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ, एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लास्ट पैराग्राफ है। आप कहां पे पहुंच चुके, क्या बोला था मैंने? इट इज Capable of इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ, which is capable of increasing or decreasing the expression of specific gene within an organism. पानी पी लेती हूँ 2 मिनट। और अब मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंप्लीटली उतना पोर्शन क्लियर है क्या? बोलिए। तो मैं सिर्फ आपको स्प्लाइसिंग बता रही हूं, है ना? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आरएनए का मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज स्प्लाइसिंग ये पहले बता देती हूँ, एंड जब फाइनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है ये भी बता रही हूँ। चले हम आगे, हमारे पास 15 मिनट है, 10 मिनट तो पक्का है, ठीक है? तो ले ले जितना हो सकता है, लेना है ना आगे? हाँ मैम, ये समझा है क्या पहले? बताइए, तभी आगे जाएंगे ना। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको समझा होगा, है ना? ऐसा मैं कंसिडर करके चल रही हूं कि आपको ये समझा है। और इतना पोर्शन मिटा के हम लोग स्प्लाइसिंग क्या है ये सीख रहे हैं कि स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है? जो स्प्लिट जीन है ना, उसमें हम तो कल जो दोनों डायग्राम है ना, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये मैं कल आपके लिए बना के रखूंगी, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डायग्राम बना के रखा तो मुझे समझाने में आसानी जाएगी, ठीक है? बट उसमें जो स्प्लाइसिंग वाला पार्ट है मैं पहले ही ले रही हूं, ठीक? बट समझ जाइए कि कल हमारा सारा समय उसी में जाएगा। कल शायद सैटरडे है, मुझे नहीं पता आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है, या मुझे पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेना, फिर भी देखते हैं एक बार। तो 3 मंगलवार बुधवार तक जाने वाला है, इतना समझ के रखो। ओके, हम लोग स्प्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं क्लीवेज से आपके पास चल रही हूं, है ना? क्लीवेज क्या होता है ध्यान रखिए। अगर मैसेंजर आरएनए बन चुका है ना, तो ये मैसेंजर आरएनए, मैं आरएनए लिख रही हूं, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बन गया। तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस आएंगे, वो हम पहले पढ़ लेते हैं तो आपको कल के लिए आसानी हो जाएगी। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूली या फ्रेशली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होता है ये इट इज ऑलवेज बिगर देन फंक्शनल। तो ये हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज बिगर देन, जो हमारे काम आ रहा है फंक्शनल आरएनए से, ये हमेशा बड़ा होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको कट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? तो कट करने के लिए क्या करेंगे?
हम इसका जो इसको बोला जाएगा हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। इसका दूसरा नाम क्या है? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस सिंथेसिस हुआ था, या HNRNA ऐसा इसको बोला जाता है। अब ये HNRNA इज बिगर देन फंक्शनल आरएनए, तो हम इसको कट करना चाह रहे हैं, इसका प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका क्लीवेज। हम इसका क्या करेंगे? क्लीवेज। अब देखिए क्लीवेज में क्या करने जा रहे हैं। क्लीवेज में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज क्लीव्ड टू फॉर्म आरएनए ऑफ डिजायर्ड लेंथ। हम क्या करने जा रहे हैं? हम फॉर्म करेंगे, एक मिनट, इसमें क्लीवेज ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म आरएनए ऑफ डिजायर्ड लेंथ। हम क्या करने जा रहे हैं? डिजायर्ड लेंथ का आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो उसका हम करेंगे क्या कहते हैं आप? क्लीवेज, राइट। तो क्लीवेज होने के बाद हमको मिलेगा, ये क्लीवेज करेंगे। दूसरे में हम करेंगे स्प्लाइसिंग। आप जानते हैं यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्प्लिट जीन्स होते हैं, नॉन कोडिंग सेगमेंट। तो एग्जांपल लेके बता रही हूं, जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है ना, उसमें स्प्लिट जीन्स होते हैं, यानी इसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है, और ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। तो इसमें से आपको इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा, है ना? कैसे हटाते हैं देखिए। तो इंट्रॉन को हटाने के लिए हम करेंगे स्प्लाइसिंग। तो व्हाट इज एक्चुअली स्प्लाइसिंग? तो समझिए, कटिंग ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। तो एक्सॉन को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? आपको पता है, लिगेज यूज करेंगे। तो कटिंग ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है? तो ये जो मेथड है, कटिंग ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन बाय लिगेज, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग करेंगे किसकी मदद से? इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ SNRNPS। इसकी मदद से होता है, कैरिड विद द हेल्प ऑफ, क्या यूज कर रहे हैं? SNRNPS। ठीक है? तो व्हाट इज SN? S छोटा होना चाहिए बेटा। तो मैं सबसे पहले आपको SN का मीनिंग बता रही हूं। SN का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर। ठीक है? तो स्मॉल न्यूक्लियर RNAs are associated with proteins. तो सॉरी, स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा स्नर्प्स। क्या बोला जाता है? स्नर्प। तो स्नर्प की मदद से, अब ये स्नर्प कहां लगेगा ये भी देख लो।
one SNRP binds to 5' end of the intron and other attaches to 3' end of intron. मैं पूरा पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको 2 मिनट में समझा रही हूँ। तो इंट्रॉन के 3' एंड में एक स्नर्प लगता है और इंट्रॉन के 5' एंड में दूसरा स्नर्प लगता है। स्नर्प का मतलब मैंने बता दिया आपको, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, और ये इंट्रॉन को कट कर देता है। और इंट्रॉन को कट करने के बाद जो एक्सॉन बचते हैं उसको ये जोड़ देता है, राइट। इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। सिर्फ इतना ही नहीं करते, जब हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कुछ टर्मिनल एडिशन भी करते हैं। मैंने शायद आपको बताया था टर्मिनल एडिशन, मैं सिर्फ 1 सेकंड में ये खत्म कर रही हूं। टर्मिनल एडिशन में मैसेंजर आरएनए का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने कि C5 एंड में 7 मिथिलेटेड ग्वानिन ऐड होता है एंड C3 एंड में पॉली ए ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं टर्मिनल एडिशन। पॉली ए मैंने आपको बताया था कि क्या ऐड होता है टेलिंग में, इसमें रिपीटेड ए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। क्या आप समझ गए? इसको कहते हैं कैपिंग। जब ये ऐड होता है इसको बोला जाता है कैपिंग, और जब पॉली ए ऐड होता है इसको बोला जाता है टेलिंग। क्या बोला जाता है? टेलिंग। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। तो एक बार मैसेंजर आरएनए बन गया या कोई भी आरएनए बन गया तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज ऑलवेज बिगर देन फंक्शनल आरएनए। तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आते हैं। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है जिसको आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हो, इट इज ऑलवेज बिगर देन फंक्शनल आरएनए। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बोला जाता है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट इज HNRNA। क्या बोला जाता है? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए और HNRNA। तो उसका पहले क्लीवेज किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लीवेज किया जाता है। क्लीवेज यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को कट किया जाता है टू फॉर्म आरएनए ऑफ डिजायर्ड लेंथ। देन स्प्लाइसिंग करते हैं। यूकैरियोटिक एमआरएनए में स्प्लिट जीन्स होते हैं जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। एक्सॉन जो कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रॉन जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, जो किसी भी चीज को कोड नहीं करते। तो स्प्लाइसिंग करते हैं यानी इंट्रॉन को कट करते हैं एंड एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं लिगेज से। फिर क्वेश्चन आता है स्प्लाइसिंग किसकी मदद से करते हैं? कैरिड विद द हेल्प ऑफ SNRNPS, दैट इज SNRPs, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। इनको बोला जाता है स्नर्प। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आधा आधा करके ले लीजिए, कोई चिंता नहीं, ठीक है। और हो जाता है तो मुझे बताइए। हो गया? हो गया मैम। ओके, और ये आएगा उसका बचा हुआ पार्ट। तो याद रखिए सिर्फ क्लीवेज और स्प्लाइसिंग से काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्लीवेज और स्प्लाइसिंग से काम नहीं चलेगा। इसमें अच्छा स्नर्प कहाँ ऐड करेंगे? क्या सिर्फ एक ही स्नर्प ऐड करके काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। इंट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो इंट्रॉन के 3' एंड में एक स्नर्प और 5' एंड में एक स्नर्प लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टर्मिनल एडिशन करते हैं। अगर हम मैसेंजर आरएनए में C5 एंड में 7 मिथिलेटेड ग्वानिन ऐड करते हैं उसको कैपिंग कहते हैं। और अगर C3 एंड में पॉली ए न्यूक्लियोटाइड बार बार ए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाते हैं उसको कहते हैं टेलिंग। ये मैंने एग्जांपल लिया टर्मिनल एडिशन का
सिर्फ मैसेंजर आरएनए का। बट आपको पता है, अगर यही एग्जाम्पल मैं कौन सा ले सकती हूं, मैं टीआरएनए का भी ले सकती हूं, जिसमें 3' एंड में ऐड करते हैं CCA, बराबर है क्या, एंड 5' एंड में ऐड करते हैं ग्वानिन। याद आ गया जो हमने पढ़ चुके हैं इसके पहले, राइट? तो यहां पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन था, बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वो मैंने ले लिया। फिर भी कल मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रही हूं, तो आप पेज नंबर 109 में 6.5.3 पूरा पढ़ के आ जाइए, क्योंकि इसको ही समझाने में हमारा आधा घंटा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी रुक जाते हैं बेटा, और कल हम इसका बचा हुआ पार्ट, और अगर समय मिलता है तो ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो, थैंक यू थैंक बेटा। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बेटा। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। बाय। बाय रोशनी।
बापरे, पढ़ाई धड़ाई सब गई काम से। है ना?